हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट। ओके, गुड। एंड उससे पहले हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ चुके थे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नोट्स भी भेज दिए थे। नोट डिफरेंशियल एम्पलीफायर समझ में आ गया होगा सबको? हेलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, सबसे पहले देखो, जो नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे, याद करो, जो सर्किट डायग्राम जो था उसमें यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था? सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर था। आई लाइक शेयर कर देते हैं, एक मिनट। फर्स्ट स्टेज में कौन सा एम्पलीफायर यूज किया हुआ था? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, गुड। सेकंड स्टेज में? सर उसमें भी तो डिफरेंशियल था, लेकिन हाँ, इधर गुड, सर उल्टा था, डिफरेंशियल। मतलब थोड़ा सा चेंज। ओके। तो अब यहाँ पर देखो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं कौन कौन दो तरह के पढ़ते हैं। एक होता है बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एक होता है अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर मीन्स, अब देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या क्या दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या यूज करते हैं? दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। यदि दोनों ट्रांजिस्टर यदि सिमेट्रिक कनेक्ट किया हुआ है तो उसको बोलते हैं बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और जब दोनों ट्रांजिस्टर अनसिमेट्रिक, माने फिगर से तुमको क्लियर लग जाएगा तो सिमेट्रिक मतलब कि दोनों ट्रांजिस्टर जो कनेक्ट किया हुआ है मतलब दोनों सिमिलर न है, दैट मीन्स अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जैसे मैं अभी यहाँ पर हम तुम लोग को अभी शेयर करते हैं, दिख रहा है सबको? अभी देख, यहाँ पर जो प्रीवियस क्लास में जब हम लोग, ये दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसमें देखो, सबसे फर्स्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर, तो जूम करते हैं, जो भी हो। सर देखो, क्लियर दिख रहा है ना ये पिक्चर? यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ये इनपुट स्टेज पर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो यूज किया हुआ है, तुमको दिख रहा होगा क्या है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है? देखने से क्या लग रहा है? इनपुट स्टेज पर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज जो हम लोग कर रहे हैं, बैलेंस मतलब कि बैलेंस। बैलेंस सर। बैलेंस है, क्योंकि दोनों जो ट्रांजिस्टर के, देखो यहाँ ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ बात करते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बहुत सा अहम होता है, बैलेंस अनबैलेंस से पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन उतना तुम लोग को सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उतना डिटेल हम नहीं गए। एक ओवरव्यू हम देखे, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है वो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अनबैलेंस और बैलेंस किसे बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यह हमें पता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, उसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर का जो कन्फिगरेशन है, इसका जो है दोनों का सिमेट्रिक एक तरह से है, कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान ध्यान दोगे, ये इसके साथ क्या है, एक ट्रांजिस्टर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है इस तरह से नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, लेकिन जितना रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर है, दोनों सेम टाइप का कनेक्शन नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस। नाम से पता चल रहा है अनबैलेंस, मतलब जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है वो तो सब जानते हैं, लेकिन बैलेंस अनबैलेंस मतलब दोनों साइड बैलेंस हो, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दोनों साइड सेम कन्फिगरेशन से जब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को फॉर्म करते हैं तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब यहाँ सेकंड चीज, ठीक है, यहाँ देखो,
चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमको क्लियर कट दिख रहा है कि कॉमन इमीटर का यूज किया हुआ है। अब कॉमन इमीटर हमें पता है कि कॉमन इमीटर का इनपुट डिस्टेंस हाई होता है, क्या क्या हाई होता है ऑलरेडी हम सब जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंस इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है, ये भी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगाएं, उसे क्या क्या हुआ, जो हमें ऑपरेशन एम्पलीफायर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज क्योंकि हमें हाई गेन चाहिए, क्योंकि उतना गेन हमें ट्रांजिस्टर में नहीं मिल, मोस्फेट में नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जिसका गेन हाई हो, इनपुट डिस्टेंस हाई हो। इनपुट डिस्टेंस हाई क्यों लेते हैं, इनपुट डिस्टेंस हाई क्यों लेते हैं, इनपुट डिस्टेंस हाई क्यों लेते हैं, तो ताकि पावर कंजम्पशन कम हो, ताकि पावर कंजम्पशन कम हो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले क्या किए, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर करके क्या किए, सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिए, ठीक है। फिर सेकंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करके क्या किए, फिर सिग्नल को एम्पलीफाई किए। यहाँ पर समझ में आ गया होगा इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं, लेवल ट्रांजिस्टर। अच्छा ये बताना, लेवल ट्रांजिस्टर में कौन सा है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर। थर्ड जो लेवल का है इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, किस कॉन्फ़िगरेशन का, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया हुआ है, कॉमन कलेक्टर। गुड, बहुत बढ़िया, कॉमन कलेक्टर, गुड। यहाँ पर कौन सा है, कॉमन कलेक्टर। अच्छा अभी बताना कि कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन कितना होता है, अच्छा करंट गेन कितना होता है, हेलो सर वोल्टेज गेन हाई होता है। एक मिनट, वो करंट गेन कितना होता है, सबसे पहले बताओ, इतना हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बस इतना बताएं, करंट गेन इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है, याद करो, तो कॉमन कलेक्टर में। अच्छा इसको ब्रेक करोगे तो करंट गेन इक्वल टू क्या होता है कॉमन कलेक्टर में, आई अपॉन आई बी। यस सर। इसको जब ब्रेक करोगे तो 1 प्लस बीटा होगा, मतलब कि कॉमन इमीटर से करंट गेन कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। वोल्टेज गेन कितना होता है, सर अगर करंट गेन हाई होगा तो वोल्टेज गेन कम होता है ना सर। हाँ यहाँ पर देख लेना, बताए थे याद होगा, नोट्स हम भेज चुके हैं, सेंड कर चुके हैं गूगल क्लासरूम में, सारा कॉन्फ़िगरेशन का क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसका एडवांटेज है, सारा हम नोट्स भेज चुके हैं। अब बताए भी थे, वोल्टेज गेन अप्रोक्स 1 होता है, अब वोल्टेज गेन अप्रोक्स 1 होता है। अब यहाँ पर बताना, यहाँ पर लेवल जो ट्रांजिस्टर जो यूज करते हैं, ध्यान देना, जो किस लिए यूज करते हैं, दो पर्पस यूज करते हैं। पहला देखो ये क्या है, ये एज ए लाइक क्या है, वोल्टेज बफर की तरह यूज करते हैं, वोल्टेज क्या, बफर, बफर मतलब बफर मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हाँ डेटा को वही, हाँ सेम डाटा को वह सेंड करेगा, कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें जान पता है कि वोल्टेज गेन अप्रोक्स 1 होता है, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 1, मतलब जो इनपुट वोल्टेज देंगे वही तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज दिए यहाँ तो वही यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आएगा। ये कॉमन कलेक्टर का एडवांटेज होता है। अब क्वेश्चन है कि कॉमन कलेक्टर में जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है, तो आगे क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन है कि फिर कॉमन कलेक्टर क्यों यूज करते हैं, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, ताकि फिर कॉमन कलेक्टर यूज करने का मतलब क्या बनता है, क्या मतलब बनता है, क्योंकि कॉमन कलेक्टर में इनपुट डिस्टेंस हाई होता है, इनपुट डिस्टेंस हाई होता है, तो इनपुट डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम पहला यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं।
लेवल ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी दिख रहा होगा, ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर कपलिंग कैपेसिटेंस नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि डीसी सिग्नल क्या होता है, आफ्टर क्या कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डीसी सिग्नल इंप्रूव हो जाता है, तो डीसी सिग्नल इंक्रीज हो जाता है। तो डीसी सिग्नल को डिक्रीज करने के लिए भी हम यहाँ पर हम लेवल ट्रांजिस्टर में कॉमन कलेक्टर को यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट होगा। अब यहाँ पर लास्ट है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में बताना है कौन सा है, कोई नहीं बता सकता है। ये आउटपुट स्टेज क्या है? तो हेलो, आवाज नहीं आ रहा था। आवाज आ रही है? आ रही है? यस सर। हाँ, कह रहे हैं कि आउटपुट स्टेज में जो है एम्पलीफायर जो हम लोग करते हैं, यह है डार्लिंगटन एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं इसको? डार्लिंगटन एम्पलीफायर। और डार्लिंगटन एम्पलीफायर से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम लोग को सिलेबस में है ही नहीं, पता नहीं क्यों सिलेबस में नहीं रखा है, लेकिन तुम्हारे सीनियर सुपर सीनियर के सिलेबस में था ही टॉपिक डार्लिंगटन एम्पलीफायर। अब देखो डार्लिंगटन एम्पलीफायर जो होता है, अब यहाँ पर 2 बस यहाँ तक है, तुम लोग समझ लो, उसके बाद की ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत आसान है। ये तो बेसिक अंदर में क्या क्या है उस तरह से डिस्कस हम कर रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई बात नहीं, जितना बता रहे हैं उतना ही लिख दो, पढ़ना काफ़ी है। अब यहाँ पर देखो 2 स्टेज में क्या है, इसको बोलते हैं, ध्यान देना, जो आउटपुट स्टेज में जो है यहाँ पर कॉमन कलेक्टर की तरह दिख रहा है कि कॉमन इमीटर की तरह दिख रहा है? तो समझ में आ रहा है किसी को? ये आउटपुट स्टेज में कॉमन कलेक्टर है कि कॉमन इमीटर है? इमीटर की तरह देखो सर। नो नो नो, कॉमन इमीटर कैसे बोल सकते हो? अभी तो ज्योति बोली थी, जब ई लेवल ट्रांजिस्टर जो कॉमन कलेक्टर है, तो फिर ये कॉमन इमीटर कैसे हो गया? कॉमन इमीटर में आउटपुट कहाँ से आता है? सबसे पहले कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कहाँ से लेते हो? कलेक्टर से। यहाँ पर आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है? यहाँ पर आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है? देखो सबसे पहले कलेक्टर से। अब देखो सबसे पहले हम इसका बात करते हैं, इस ट्रांजिस्टर का ध्यान देना, इसका जब हम यहाँ पर हम इसका लेवल ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है, इसका बन गया इनपुट, ठीक है, इसका इनपुट बना, तब इसका जो इनपुट बना, ठीक है, यहाँ देखो, अब इसका जो इनपुट बनना, इस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट था, इस ट्रांजिस्टर का इनपुट बन गया। मतलब तो मान लो ए ट्रांजिस्टर है और इसका मान लो बी ट्रांजिस्टर है। अब जो आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर ए है वो क्या बन गया? इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ द बी। तो अब यहाँ पर एक तरह से तुम लग रहा होगा सर ये ओपन सर्किट है, दिख रहा होगा कि सर ये ओपन सर्किट है। ठीक, ओपन सर्किट तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक, ओपन सर्किट तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफिनाइट ले सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर ओपन सर्किट है, लेकिन इस जो इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर बी है, ध्यान देना, वो क्या है? आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर ए है। आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर ए है, तो आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर ए है, तो कहाँ से वो आउटपुट लिया जा रहा है? कॉमन इमीटर से लिया जा रहा है, कॉमन कलेक्टर से लिया जा रहा है, कलेक्टर सेक्शन से लिया जा रहा है कि इमीटर सेक्शन से लिया जा रहा है? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, ट्रांजिस्टर बी से जो आउटपुट लिया जा रहा है किस टर्मिनल से लिया जा रहा है? इमीटर सेक्शन से कि कलेक्टर सेक्शन से? एमीटर सेक्शन से। इमीटर सेक्शन से, मतलब कि ट्रांजिस्टर ए या ट्रांजिस्टर बी दोनों क्या हो गया? कॉमन कलेक्टर। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? सर फिर से रिपीट कीजिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। कीजिए ना। हाँ, ट्रांजिस्टर ए या ट्रांजिस्टर बी दोनों कॉमन कलेक्टर हुआ, इस समय में आ गया। दोनों कॉमन कलेक्टर कैसे हुआ?
ओके। यस। हाँ, अब उसके बाद देखो, हमें पता है कि कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन करेंट गेन फर्क पड़ेगा। ये ठीक है, वहाँ करेंट गेन की बात में नहीं कर रहे हैं, अभी करेंट गेन छोड़ दो। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिस्टेंस का। कॉमन कलेक्टर में इनपुट डिस्टेंस क्या होता है? किसी को याद है इनपुट डिस्टेंस कितना होता है? एनीवन? HIE प्लस 1 प्लस, कुछ याद होगा किसी को होगा, 1 प्लस बीटा इंटू RE। क्या होता है? 1 प्लस बीटा इंटू RE। यह तुम्हारा होता है इनपुट डिस्टेंस ऑफ द कॉमन कलेक्टर का। देख लेना, जो हम भेजे हैं नोट्स, सारा कैलकुलेशन को उसमें सब पॉइंट दिया हुआ है कि इनपुट डिस्टेंस किसका कितना है, जो भी हो देख लेना। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि कॉमन कलेक्टर का इनपुट डिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब क्या हुआ, इसको यूज करने से क्या हुआ, इनपुट डिस्टेंस क्या हो रहा, और हाई हो गया। इनपुट डिस्टेंस क्या होगा, और हाई हो गया। तो इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट डिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसके कारण से पावर कंजम्पशन, पहला पॉइंट की पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो दो टाइम जो यूज कर रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि वो हाईली गेन प्रोवाइड करता है, मतलब हाईली एम्पलीफाई करता है। अब हम जैसे कि अब नेक्स्ट आ रहे हैं, 1 मिनट देखो, यहाँ पर दिख रहा है जो शेयर किए हैं। हेलो, यस। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया? हाँ चल, अभी शेयर किए दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम लोग को? हेलो हेलो, राइट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर दिख रहा है? नो सर, आपका ड्राइव दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? यस सर, ब्लॉक डायग्राम। हाँ ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है इसकी डिफिनीशन, यहाँ पर तुम लोग एग्जाम में आएगा तो यही डिफिनीशन तुम लोग लिखना। ऑपरेशन एम्पलीफायर बेसिकली ए वेरी हाई गेन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर विथ हाई इनपुट इम्पीडेंस, एंड ऑब्वियस बात है हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा तो आउटपुट इम्पीडेंस लो होगा। तो हाई इनपुट इम्पीडेंस कैसे हो रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप तुम समझ में आ गया होगा कि इनपुट इम्पीडेंस किस कैसे हाई हो गया है। और हाई गेन कैसे हो रहा है, वेरी हाई गेन, 2 बार डिफरेंशियल को एम्पलीफाई कर रहा है। एक टाइम जब एम्पलीफाई कर रहा है तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 टाइम्स को क्या कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर हाईली गेन होता है। 2 एडवांटेज है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से जब आएगा तो जो अभी सर्किट हम दिखाए थे वो सोल्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यदि कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जनरली तुम इस तरह से ब्लॉक डायग्राम तो एक्सप्लेन करना। इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग एंड आउटपुट स्टेज। अब इनपुट स्टेज में हम किसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज किसे बोलते हैं, हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर 1 by 1 इसका एक्सप्लेन है। इनपुट स्टेज क्या है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर which provide a major part of a voltage gain and high input resistance। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस हाई है एंड वोल्टेज गेन को इम्प्रूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, करंट का भी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
करंट के क्यों भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई होता है जिसके कारण से इनपुट करंट जो होता है उसका भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज गेन के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जैसे स्टेप बाय स्टेप है वो यहाँ पर उस तरह से हर एक ब्लॉक डायग्राम के यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज क्या होगा, अनबैलेंस, सब कुछ वही है, बस क्या है अनबैलेंस है। लेवल शिफ्टिंग क्या है, सेम जैसे हम बताए थे, डीसी वोल्टेज को जीरो करने के लिए यहाँ पर लेवल शिफ्टिंग को यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनपुट रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ इमीटर फ्लोअर, कंफ्यूज मत होना, इमीटर फ्लोअर कॉमन कलेक्टर को ही बोलते हैं, बहुत लोग पता होगा, इमीटर फ्लोअर कॉमन कलेक्टर को ही बोला जाता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आउटपुट स्टेज जो होता है, देखो आउटपुट स्टेज होता है उसे डायरेक्टर एम्पलीफायर है, उसे एक कम्प्लीमेंट्री क्लास बी एम्पलीफायर की तरह बोला जाता है। ये क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, पावर एम्पलीफायर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा, इसलिए इस पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर के बाद हम पावर एम्पलीफायर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ तक तुम्हारा ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का है इंटरनल उसका क्या है वो भी डिस्कस किए। यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन थ्योरी आता है, आ सकता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर होता क्या है, उसका जो ब्लॉक डायग्राम क्या क्या है, उसके अंदर क्या है, उस थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। जैसे अभी यहाँ पर हर एक स्टेज का जो दो तीन लाइन का जो डिस्क्राइब किया हुआ है उतना ही डिस्क्राइब कर दोगे सफिशिएंट है, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। अब आते हैं मेन जो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है। अब यहाँ देखो, ये जो सिंबल होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, इस तरह से सिंबल होता है। इस ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर में किस तरह से क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है, किस तरह से कौन कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, कहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से हम लोग अंदर क्या होता है हम लोग पढ़े कि इस तरह से कनेक्शन अंदर किया हुआ रहता है। लेकिन उसका जो सिंबल होता है कैसे डिनोट करते हैं, जो ट्रायंगल के टाइप से डिनोट करते हैं। अब यहाँ दिख रहा होगा कि एक दो टर्मिनल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दो इनपुट टर्मिनल लेते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, सेकंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोलते हैं। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कौन सा टर्मिनल को इन्वर्टिंग बोलते हैं, कौन सा टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आउटपुट टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी पता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग पढ़ चुके हैं, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा सर ए हाँ VS1 माइनस VS2 करके जो हाँ गुड। ये यहाँ पर क्या है, BS1 की जगह पर B1 है, BS2 की जगह पर V1 क्या और है, V2 है। ठीक है। V2 तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या है, A इंटू V1 माइनस V2। ये वैल्यू के कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कंसेप्ट से यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम ये क्या है, ये ओपन लूप गेन है, ये क्या है, ये यहाँ पर जो ए जो है टर्म है, ये क्या है, गेन है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो ए था क्या था, याद करो, ए क्या था, कितने से एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब गेन था, कितना डिफरेंस इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द गेन ए। यस सर। ओके, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन एम्पलीफायर की जब हम बात करेंगे तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में ये क्या है, गेन ही है, लेकिन इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन मींस कोई भी फीडबैक नहीं दिया गया है, मतलब फीडबैक मतलब क्या होता है, आउटपुट से इनपुट में कोई भी सिग्नल को फीडबैक देना, जिसे बोलते हैं फीडबैक। ऑलरेडी हम तुम लोग पढ़ा होगा डिजिटल टोरिस्ट में कि फीडबैक क्या होता है। यहाँ पर कोई भी फीडबैक है, यहाँ पर नहीं सर, कोई फीडबैक नहीं है, तो इसलिए एक को यहाँ पर बोला जाता है ओपन लूप गेन। अब यहाँ तुम अभी जस्ट पढ़े हो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर में दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है,
उसके बाद क्या होता है, कॉमन कलेक्टर जो यूज कर रहे हैं, उसके बाद डार्लिंगटन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, मतलब कि दो कॉमन कलेक्टर को यूज करके हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, इस तरह से अंदर का सर्किट पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग देखिए कि गेन क्या होता है, बहुत हाई होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जब गेन हाई होता है, बहुत अच्छी बात है, गेन हाई है, लेकिन गेन हाई होता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, किसी को पता है? जब गेन हाई होगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? गेन जब हाई होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, जब गेन हाई हो तो स्टेबिलिटी कम होता है। हम लोग जब फीडबैक एम्पलीफायर जब पढ़ेंगे, शायद सिलेबस में है, देखने को सिलेबस में शायद है, फीडबैक एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है, जो भी हो। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, जब गेन समझ में आएगा गेन क्या है, हाई है, तो क्या हुआ, ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, स्टेबल कम है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गेन डिक्रीज कर जाता है, और गेन डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। इस वजह से हम लोग ओपन लूप को क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। अभी तो हम ओपन लूप की डिस्कस करेंगे, अभी क्लोज लूप अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल जब स्टार्ट करेंगे उसमें है कि क्लोज लूप वहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। अभी हम ओपन लूप ही इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ इस तरह से तुम्हारा हो गया, तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट सही से तो देख लो, क्योंकि यहाँ से तुमको इस सर्किट आता है तो ये ड्रॉ जरूर कर लेना, ये आता है जहाँ में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल देख लो, सबसे पहले ट्रायंगल सबको समझ में आ रहा है, तो क्या है, सिंबल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। यहाँ देखो, एक मिनट, ये देखो, ये हमें पता है कि V2 क्या है, जो भी इन्वर्टिंग टर्मिनल हो या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या क्लियर दिख रहा है, V2 क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल की नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, V2 क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। अब BD क्या है, डिफरेंस बिटवीन द V1 एंड V2, BD है। यहाँ पर BD को डिनोट किए हैं V1 माइनस V2, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हमें और अभी जस्ट पढ़े हैं, आउटपुट वोल्टेज A V1 माइनस V2। हाँ, जिसको हम A BD से डिनोट कर सकते हैं। जी सर। हाँ, इस तरह से देखो, इस तरह से तुम्हारा यहाँ आउटपुट हो गया। यहाँ पर इनपुट सेक्शन में किस तरह सर्किट दिया हुआ है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दो एक पॉइंट को, यहाँ पर क्या दी, हमें पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ऑलरेडी हम देख चुके क्यों हाई होता है। अब इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, यहाँ पर V1 और V2 के बीच में देखो, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस को क्या किया है, देखो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। यहाँ जो RI है वो बहुत हाई होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये इसका अंदर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर देखो इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पर तुम लोग शो कर देना कि यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस V1 और V2 के बीच में तुमको यहाँ पर जो डिनोट है वहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस शो कर देना, पहला हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि जो इसके अंदर में दिख रहा होगा एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर दिख रहा होगा एक वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज सोर्स कितना है, A इंटू VID, क्या है, VID। VID मतलब इनपुट में जो डिफरेंस है सिग्नल में वो VID से डिनोट किया है, इसलिए A इंटू VID, ये क्या है, गेन है। और R0 सीरीज में कनेक्ट किए हैं, R0 मतलब कि आउटपुट रेजिस्टेंस, क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। और देखो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो होगा, हाँ बहुत लो होगा, इसलिए यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज A इंटू VD कर दिए हैं। अब यहाँ देखो ये वोल्टेज सोर्स जो है, ध्यान देना, A इंटू VID है, क्या है, VID
मतलब इनपुट सेक्शन में जो डिफरेंस ऑफ द इनपुट सिग्नल है उसको डिनोट कर रहे हैं BID से। ठीक समझ में आ रहा होगा कि BID से डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, हमें पता है कि आउटपुट यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस जो सीरीज में ऐड किए हैं, ये आउटपुट रेजिस्टेंस क्या वैल्यू जो होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा कितना आएगा, जो वोल्टेज सोर्स होगा वही वो आउटपुट वोल्टेज आएगा। हेलो, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा ये BID है, यहाँ पर ये BD से डिनोट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं जो डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल है वही यहाँ पर A इंटू BD कंसीडर करते हैं, क्योंकि बहुत जो R0 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बहुत कम होता है, इसलिए उसको यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस यहाँ पर जो A इंटू BD है, यहाँ पर जितना वोल्टेज है वही यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया आउटपुट सेक्शन में, यह तुम्हारा हो गया इनपुट सेक्शन में। अब यहाँ पर दिख रहा होगा BCC एंड माइनस BBE। देखो, अब कोई भी डिवाइस को जब हम यूज करते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट अभी टॉपिक समझते हैं तब समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये यहाँ पर भी रहने दो। BCC क्या है, माइनस BBE क्या है, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा, रहने दो अभी। हाँ, यहाँ पर समझ में आएगा। देखो, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये BCC माइनस B जो माइनस BE है उसको छोड़ दो, अभी नेक्स्ट अभी टॉपिक वहाँ डिस्कस करते हैं। इनपुट सेक्शन में किस तरह से है, आउटपुट सेक्शन में क्या है, किस तरह से यहाँ पर जो सर्किट हम लोग डिस्क्राइब किए हैं, जो समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, एनीवन? चलो ठीक है। अब यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा है, मतलब कि सबको डाउट है क्या? नहीं है सर। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इसका जो हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखो BD क्या है। अब देखो, हम लोग इससे पहले जितना पढ़ रहे थे, इनपुट वोल्टेज जो भी होता था, BGS हो गया, BDS हो गया, जो भी इनपुट वोल्टेज देते थे उससे हम लोग ड्रॉ करते थे। लेकिन याद करो, मॉसफेट में हमेशा हम इनपुट करंट नहीं लेते थे। जब भी लेते थे आउटपुट करंट, जो ग्राफ प्लॉट करते थे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ किए थे, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट क्या कहते हैं, आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किए थे। उसके बाद याद करो, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किए थे। अब इनपुट करंट क्यों नहीं लिए थे, हम लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि करंट बहुत हाई होता है, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इनपुट करंट होता नहीं है। सेम हियर यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस उससे भी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए यहाँ पर इनपुट करंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, कोई करंट गेन के यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब भी डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज गेन का डिस्कस कर रहे हैं, पहले पॉइंट। अब यहाँ सेकंड पॉइंट BD है। यहाँ इनपुट वोल्टेज क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज क्या होता है, याद करो। इनपुट वोल्टेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल्स, डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग BD। एक याद है? जस्ट बोले। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं BD क्या है, समझ में आ गया होगा। BD क्या है, ये दिस इक्वल द आउटपुट वोल्टेज। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। इनपुट वोल्टेज क्या है, BD है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल को हम इंक्रीज करेंगे, तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी अभी पढ़े हैं, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू BD। ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन है। जैसे जैसे BD को इंक्रीज करेंगे
क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज तक। क्या होगा, एक सर्टेन वोल्टेज तक। यदि हम पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं, पॉजिटिव बीडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करते हैं, तो एक सर्टेन वोल्टेज तक, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो उससे जो सर्टेन वोल्टेज है उसको क्या बोलते हैं, बी सैचुरेशन, प्लस बी सैचुरेशन। सेम यहाँ पर जब बीडी को नेगेटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, कौन डोमिनेट हो जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल डोमिनेट हो जाएगा। पॉजिटिव है तो कौन सा टर्मिनल डोमिनेट होगा, नॉन इन्वर्टिंग पे हाँ इन्वर्टिंग आपका हाँ, तो बस वही कहना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि दो टर्मिनल होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा डोमिनेट होगा ये सबको पता है, नेगेटिव डायरेक्शन में कौन सा डोमिनेट होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे जैसे हम बीडी को इंक्रीज करते हैं, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा, आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा, और जो सैचुरेशन जो पॉइंट होगा वो उसको बोलते हैं माइनस बी सैचुरेशन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बी सैचुरेशन पॉइंट। आप देखो वही चीज यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ये जो ट्रांसफर यहाँ पर प्लस बीसीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर या माइनस बीसीसी लिखो और माइनस बीई करो, कोई तुम्हारी मर्जी, दोनों से कोई कर सकते हो। लेकिन यदि माइनस बीई करते हो तो ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो यहाँ पर माइनस बीई लिखना, इस चीज को ध्यान में रखना। ऑब्वियस बात है जो पॉइंट करोगे। अब जब हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब देखते हैं कि किस रेंज में यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करेगा, उसी रेंज में हम लोग इनपुट देते हैं। यदि उस रेंज के बाहर दोगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बर्न होने की ज्यादा चांस है। अब बताना तुम लोग कि जो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो डिस्कस कर रहे हैं